हेलो। क्लास 8 का लास्ट चैप्टर मेंस्ट्रुएशन पढ़ना है क्या? तो आज हम इसका ओवरव्यू देखते हैं कि इस चैप्टर में जो सारे बच्चों टफ 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 लगता है उसको हम इजी बनाएंगे विद अ मूवमेंट ऑफ इंजॉयमेंट। दो, गिव मी। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है क्या है? व्हाट इज दिस? ये जो भी है इसको तुमको कमेंट करना है। इस वाले ये कोई भी शेप है, इसको तुमको कमेंट करना है कौन सा शेप है। चलो ठीक है यार, इस शेप को हम डिस्कस करेंगे। ये शेप हो गया, कोई भी शेप हो गया दैट यू विल कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। इसके बाद ये शेप कौन सा है? दिस इज अ मार्कर। मार्कर है। अब ये कौन सा शेप? ये कौन सा शेप है? अब ये जो मार्कर है इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, इन सारे चीजों का आज डिस्कस करना है। ये कौन सा शेप है? विच शेप इज दिस? ये डस्टर कौन सा शेप है? इन सारे 3D शेप्स को हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। एक बात बताना चाहता हूँ, ये वाला जो शेप है इसको हमने क्लास 7th में पढ़ लिया है। क्लास 7th में इस वाले शेप को पढ़ लिया है। तुमको बताना है कमेंट में ये कौन सा शेप है, इसका रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, सड़का अरे ये और सारे इसके बारे में बताना है। अगर मैं बता दूंगा क्या कैलकुलेट करते हो तो बता ही दो कौन सा शेप है। ठीक है यार। और बताने इसका यूज क्या होता है, जैसे ऐसे। अरे यार, ये क्या हो गया? अरे 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 अरे, लग गया। अब देखो, तो चलो आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Aditya, and today we are going to start our class 8 menstruation concept. तो इस लेक्चर में हमको पहले menstruation समझना है कि menstruation क्या होता है। हमने बोला कि क्लास 8 का लास्ट चैप्टर है, ये टफ है, लेकिन जो चैप्टर का नाम है उससे तुम क्या समझते हो? menstruation का छोटा सा मतलब है जिसको मैं साइड में लिख देता हूँ, मेजरमेंट। मेजरमेंट, मेजरमेंट। ओके। अब पहले 2D 3D शेप्स को डिस्कस करते हैं। पहले हम इस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू द चैप्टर हमको पेरीमीटर्स, सॉरी पेरीमीटर नहीं, एरिया, एरिया डिस्कस करना है। एरिया और पेरीमीटर क्या होता है ये तो पता है? नहीं पता है तो बता दो। मान लो ये कौन सा शेप है? ये हमारा रेक्टेंगल। ये कौन सा शेप है? ये हमारा रेक्टेंगल। कौन सा शेप है? रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल में जो आउटर बाउंड्री होता है इसका जो लेंथ होता है, इस आउटर बाउंड्री का जो लेंथ होता है, मान लो इसको मैं बोल ए बी सी डी रेक्टेंगल, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इनका जो सम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। उसी को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। इतना समझ में आया क्या पेरीमीटर क्या होता है? द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी शेप, इट इज कॉल्ड पेरीमीटर। इट इज कॉल्ड पेरीमीटर। ओके। अब हमने पेरीमीटर समझ लिया, ये तो इसका आउटर बाउंड्री हो गया। मान लो कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड में मैं कुछ अपने क्रॉप्स या प्लांट्स को ग्रो करता हूँ। ओके, क्रॉप्स या प्लांट्स को ग्रो करता हूँ। अब ये पूरे इस फील्ड में मैं क्रॉप्स को प्लांट्स को ग्रो करूंगा, तो इसके अंदर का जो भी पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? एरिया। उसको क्या बोलते हैं? एरिया। इतना समझ में आया क्या? मतलब कि हमने एरिया और पेरीमीटर समझ लिया। क्या समझ लिया? एरिया और पेरीमीटर समझ लिया। मैंने बोला ठीक है यार। अब अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हमको एरिया पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एरिया पढ़ना है। तो एरिया हम पहले देखते हैं स्क्वायर का कैसे निकालते हैं। हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं? अब स्क्वायर क्या होता है? एक छोटा सा रफली डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो, ये एक स्क्वायर जिसमें मान के चलते ये लेंथ x है, तो ये भी x होगा। ऑल द साइड्स आर इक्वल। क्या होता है? ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो इसमें 4 साइड्स है,
पेरीमीटर 4 इंटू साइड हो जाएगा। एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ द स्क्वायर बोलता है, एरिया ऑफ स्क्वायर बोलता है कि मेरा ही स्क्वायर कर दो, मतलब कि इस साइड का ही स्क्वायर कर दो, जो एक्स है उसी का स्क्वायर कर दो, तुमको मिल जाएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर, तुमको एरिया ऑफ द स्क्वायर मिल। ये तो हम छोटे बचपन वाली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मान लो कि मैं यहाँ पे एक लंबा ड्रॉ करता हूँ, तुमको लगेगा भैया जी क्या आपने स्क्वायर बना दिया है, सॉरी। हाँ, ये देखो, ये ए बी सी डी, यहाँ पे ऑपोजिट साइड इक्वल, तो इसका मतलब कि अगर ये लेंथ x है तो ये भी x होगा, ये भी ये y है तो ये भी y होगा, दोनों साइड्स y होंगे। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसमें सारे साइड्स इक्वल नहीं होते, ओनली ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओनली ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है यार। पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि भैया जी पेरीमीटर में से कैसे निकालें, मतलब कि मान लो हमको पता है फॉर्मूला पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, ठीक है। एल यहाँ पे एक्स है और बी यहाँ पे, अब ये इसका डेरिवेशन क्या होगा, डेरिवेशन इसका क्या होगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ये क्या हो गया 2x प्लस वाई, 2x प्लस 2y, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे x प्लस वाई, अब x प्लस वाई ये तो लेंथ और ब्रेथ है, निकल गया डेरिवेशन। ऐसे ही तो निकलता है हमारा डेरिवेशन। और अगर तुमको निकालना है हमारे पास, अगर तुमको केवल यहाँ पे एरिया निकालना है तो लेंथ तो ब्रेथ कर दो, निकल गया एरिया। मैं ज्यादा इन पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हमने क्लास 7 में इनको पढ़ लिया है, क्लास 7 में हमने इनको पढ़ लिया है। अब जो कुछ मेजर मेजर कॉन्सेप्ट टॉपिक्स हैं उन पे हम चलते हैं, जैसे एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को ऐसे भी लिखते हैं, ये थोड़ा कर्व होता है ऐसे, ये सीधा था, ये कर्व होता है ऐसे, रुको अच्छे से ड्रॉ करते हैं, रुको, ऐसे हो गया, इसको ड्रॉ किया हमने, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। अब इसका अगर एरिया निकालना है तो ये जो होता है, एक पॉइंट, एक वर्टेक्स से दूसरे साइड पर, एक वर्टेक्स से दूसरे साइड पर, ये कह रहा हमारा वर्टेक्स और ये कह रहा हमारा साइड, एक वर्टेक्स से दूसरे साइड पर जो हमारा परपेंडिकुलर आता है उसको हम बोलते हैं हाइट, और जो साइड होता है इसको हम बोलते हैं, और बोलो तो बेस, बेस। तो इससे फॉर्मूला बनता है हमारा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये समझ में आया। अभी हमने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ लिए। तीसरा जो है एरिया ऑफ रोम्बस, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर में सबको हमने पढ़ लिया है, पढ़ लिया है। यहाँ पे ऐसे होता है, स्क्वायर हो गया, सॉरी ब्रो, स्क्वायर को टिल्ट कर दो, स्क्वायर का भाई है ये। इसका एरिया होता है, एक ये डायगोनल जा रहा है भाई, इसका डायगोनल से एरिया निकलता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, ये रहा हमारा एरिया ऑफ रोम्बस। यहाँ पे हमने 4 एरियाज देख लिए। अब लास्ट जो एरिया है, सॉरी एक और एरिया है, 3 4 हो गया, फिफ्थ वन इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल क्या होता है भाई साहब, ट्राइंगल थ्री साइड्स पॉलीगन इज अ, थ्री साइडेड पॉलीगन इज अ ट्राइंगल, थ्री साइडेड पॉलीगन इज अ ट्राइंगल, समझ में आया, ठीक। यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसका होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेस हो गया, तो जो ऊपर से नीचे आया ये हाइट हो गया, निकल गया। सिक्स्थ है जो लास्ट है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द गारंटेड क्वेश्चन ये जाएंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या होता है यार, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट में पढ़ा कि इसमें क्या होता है कि दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो अनइक्वल साइड्स होती हैं, तो मतलब कि दो
नॉन पैरेलल साइड्स होती है। ओके, यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला था निकालने का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल का साइन होता है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब यहाँ से जो हाइट आएगा इन दोनों के बीच में, वो हाइट हो गया। यहाँ पे जो एक लेंथ देगा, यहाँ पे जो दूसरा लेंथ देगा, इन दोनों के, ये दोनों जो लेंथ है, ये जो दोनों लेंथ है, इन दोनों का जो सम होगा, मतलब x प्लस वाई होगा इंटू 1/2 इंटू हाइट। ऐसे ही निकालेंगे हम अपना ट्रेपेजियम। बाय दिस मेथड वी विल सॉल्व आवर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ऐसे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकलेगा। यहाँ पे हमने क्वेश्चंस कर लिए यार, सॉरी कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो तब तक के लिए इसको नोट करो। चलो लेकर आ गए तुम लोगों के लिए क्वेश्चंस। अब मैं तुमको क्वेश्चंस को मैं लिखूंगा नहीं। I will not write the questions. I will only point out the question points and then we have to find the solution. Are you understanding my point? मैं तुमको केवल क्वेश्चंस में से पॉइंट्स बता दूंगा और उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। चलो, आउट ऑफ पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम ऑफ एरिया दिस। ओके, ठीक है, ठीक। बोल रहा है कि एक पैरेलल साइड है। पहले ट्रेपेजियम का सवाल है यार, ट्रेपेजियम का सवाल है। बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमने तुमको दे दिया है और उसमें से एक पैरेलल साइड है। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमने तुमको दे दिया है, जो कि हमारा 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक पैरेलल साइड जो है वो है 15 सेंटीमीटर। और उन दोनों के बीच में जो हमारे पास हाइट है वो है 14 सेंटीमीटर। और हमको बताना है ये वाली दूसरी पैरेलल साइड क्या होगी। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दिमाग में कर लो, इसको प्लस कर लो, इन ब्रैकेट करना, मल्टीप्लाइड बाय द हाइट 14 इज इक्वल टू 252। अब देखो 15 प्लस x इज इक्वल टू 252 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन में 14। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7 से कितने बार में कटेगा? 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 6 जा 42। x की वैल्यू आएगी 36 माइनस 15। जो आंसर आएगा उसको सेंटीमीटर में लिख लेना। वही हमारे इस पैरेलल साइड, दूसरा जो पैरेलल साइड है उसका लेंथ होगा, दूसरे पैरेलल साइड का लेंथ होगा। तो आई होप ये छोटा सा सवाल हमको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ओके, अब पैरेललोग्राम के आई होप तुम सारे सवाल कर लोगे, एरिया निकाल लोगे, हाइट निकाल लोगे, क्योंकि एक फॉर्मूला से हम सारी चीज को वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन समझना है तो उसका डिटेल वीडियो डालूंगा भाई। एग्जाम आने वाले हैं हमारे, क्वेश्चंस भी कराना पड़ेंगे। क्वेश्चन कराऊंगा, चलो ठीक है। और इस चैनल पे एक बात बतानी थी, जैसा कि मैंने तुमको शॉर्ट्स वीडियो से अपनी अप्रोच जो था मेरा, बेसिकली ये था कि जो बैच अनाउंसमेंट का था, बैच का जो हमारा क्लास 9 से निकलने वाला है, जो क्लास 9, अब सबसे पहली खुशखबरी है कि ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है और ऑन यूट्यूब ही है, ऑन यूट्यूब है, ऑन यूट्यूब है, ऑन यूट्यूब है। ठीक है यार, मैथ्स और साइंस का और भी सब्जेक्ट्स कराएंगे, तो उस समय हमारी पूरी जो टीम है वो मिलकर सारे सब्जेक्ट्स के लिए बैच कॉस्ट बढ़ सकता है, बट हम कोशिश करेंगे कॉस्ट ज़्यादा ना हो। फर्स्ट अप्रोच इज फ्री। अब इस चैनल पे जो हमारा ये वाला चैनल है, उस पे हमारे एक भैया आएंगे, उनसे मैं आपको मिलाऊंगा, तब तो क्वेश्चन करो। चलो देखो, पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
विथ बेस 20 भाई, हाइट इतना और लेंथ इतना, लेंथ से कोई मतलब नहीं है, हाइट जितना दिया और मल्टीप्लाई करके पैरेललोग्राम का एरिया निकाल दो, बात खत्म। हाँ, अब एक बहुत मस्त सवाल है, बोला अ रेक्टेंगुलर गार्डन, अ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो थोड़ा बड़ा ड्रॉ करते हैं इसके लिए, एक रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ जो है, इसकी जो लेंथ है 60 मीटर लॉन्ग, ओके, एंड 16 मीटर एज अ विड्थ, एज अ ब्रेथ, ब्रेथ, ठीक है, ठीक है। अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 2 मीटर सराउंड द गार्डन, ओके, 2 मीटर, हर जगह से 2-2 मीटर, तो इसको अंदर से गैपिंग पे करते हैं यार, 2-2 मीटर सारे जगह से छूट कर, मीन्स की फ्रॉम हेयर 2 मीटर की दूरी रखनी है जरूरी, 2 मीटर फ्रॉम हेयर एंड 2 मीटर फ्रॉम हेयर, यहाँ से भी 2 मीटर, टोटल ब्रेथ यहाँ पे हमारा 2 + 2 हो गया है। अब पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, अब इस पाथ का एरिया बताओ यार, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल। एंड रिमेनिंग ऑफ द गार्डन, तो क्या मैं पहले इस पाथ का एरिया निकाल लूँ क्या, पाथ का एरिया निकाल लूँ, यस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोल रहा है। अब पाथ का एरिया में लेंथ जो है वो गिवन है, लेकिन पाथ का एरिया निकालना, 2 मीटर इधर से 2 मीटर इधर से कटा, -2 - 2 इज इक्वल टू 56 मीटर, और ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ क्या हो जाएगा, 16 - 4 वही -2 - 2 12 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा लेंथ आ गया, ब्रेथ आ गया। अब रिमेनिंग एरिया, सॉरी, एरिया ऑफ द पाथ, ये पाथ है, एरिया ऑफ द पाथ, ये दूसरा क्वेश्चन होगा, एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू L इंटू बी, क्योंकि रेक्टेंगल है। नाउ दिस विल बी 56 इंटू 12 मीटर स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लिया जाता है क्योंकि अभी क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। 6 2 12 1 कैरी, 5 2 10 11 6 एंड देन 5 2 7 2 6, एरिया इज इक्वल टू 672 मीटर स्क्वायर, ठीक, एरिया ऑफ द पाथ कर लिया। अब रिमेनिंग एरिया निकालना है, तो रिमेनिंग एरिया मतलब क्या समझते हो भाई, रिमेनिंग एरिया मतलब क्या समझते हो तुम, मतलब कि ये एरिया, ये पूरा रेक्टेंगल और इसका एरिया हटा के जो बीच वाला एरिया है, ये रिमेनिंग एरिया है क्या, जरा सोच के देखो तो, रिमेनिंग एरिया किसको बोलते हैं, एक बार पहले सोचो, थिंक करो क्या बोलते हैं रिमेनिंग एरिया, सोचिए एक बार। 11.1 है, ये तगड़े तगड़े सवाल मैं इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज कि तुमको परेशानियां ना, तुम्हें परेशानियां ना झेलना ना पड़े। रिमेनिंग एरिया मैं इसको बोलूंगा कि एरिया ऑफ द पाथ बोलूंगा, क्या बोलूंगा बताओ, रिमेनिंग एरिया बोलूंगा कि एरिया ऑफ द पाथ बोलूंगा, भैया जी, ये आया एक एरिया और एक ये आया, ये आया और एक ये आया, अब ये जो बीच वाला है, ये यहाँ पे ये क्या है, क्या है, ये एरिया एरिया एरिया, क्या एरिया एरिया है, ये वाला जो एरिया है, बड़े माइनस छोटे को करेंगे तो बीच वाला निकलेगा, इसका मतलब कि एरिया ऑफ, क्या था ये, रेक्टेंगुलर क्या था, कुछ था क्या, रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन माइनस एरिया ऑफ पाथ, ठीक है, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या है, दिस 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 60 इंटू 16 मीटर स्क्वायर -672, ये कितना हो जाए 960 मीटर स्क्वायर -672 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
आएगा आंसर 288 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग एरिया निकल गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने यहाँ पे एरिया ऑफ पाथ निकाल लिया और एरिया ऑफ और रिमेनिंग एरिया निकाल लिया। अब बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द एरिया विथ ब्रिक्स। अब ये जो एरिया है इस पाथ पे उस पे ब्रिक्स कैसे लगाए। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है यार, बढ़िया क्वेश्चन। अब तुम सोच के बताओ कि इस पे ब्रिक्स कैसे लगेंगे, इस वाले पर ब्रिक्स कैसे हम लगाएंगे, कैसे लगेंगे, कोई आइडिया दो यार। अब क्या मैं इस वाले पाथ पे की जो रिमेनिंग एरिया है उसमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ। ठीक है, रिमेनिंग एरिया ये पाथ पे, ठीक है पाथ पे, पाथ बोला एट द कॉस्ट ऑफ एट द at the cost of ₹20 per meter square, the we are finding area of path। पाथ है यही गलत लिखा है यार यहाँ पे। पाथ ऑफ यूनिफॉर्म फिगर 16 × 2। हाँ, रिमेनिंग एरिया ये पाथ, ये पाथ, ये तो हमने एक मतलब कि छोटा सा एक रेक्टेंगुलर वो बिछा दिया बीच बीच में 2-2 मीटर दूरी पे, लेकिन बीच वाला पाथ, हाँ बीच वाला पाथ। क्वेश्चन में बोले फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ, ये रिमेनिंग एरिया पाथ ही तो है। अब ये 2 मीटर यूनिफॉर्म है उस पे यहाँ पे लिख देना एरिया ऑफ द पाथ विथ ₹20 is equals to 288 multiplied by 20 is equals to 5760 मीटर, सॉरी रुपीज। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है ना यार, जैसे 500 है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं ऐसे लगा, ठीक है टीचर बोला ठीक है, कुछ लगा देंगे ऐसे, ठीक है 5, कुछ लगा देंगे ऐसे, ठीक है कुछ लगा देंगे ऐसे। अब ये वाला जो मेथड है और ये वाला टीचर को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये भाई ये हमारे इंडियन रुपी की बदनामी हो रही है। ऐसा मत करना कभी, तो टीचर टीचर क्या करेगा तुम्हारे, क्या करेगा, क्या करेगा टीचर, टीचर ये करेगा, टीचर तुम्हें ऐसे अंडे दे देगा। ये तो एक ही अंडा है, दूसरा अंडा, ओए 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 ये बात सोच, ठीक है समझ में आ रहा है। अबे पढ़ाते पढ़ाते खेलने का मन करता है वो। लगी थी अभी अभी जस्ट 2 मिनट पहले लगी थी, हिल गया था पूरा कैमरा, मुझे लगा मेरा कैमरा टूटने वाला है, इतना महंगा। चलो ये देखो, ठीक है ये सारे क्वेश्चन कर लिए, और कोई क्वेश्चन है क्या। हम्म, ठीक है, हमने इन पे बेस्ड सारे क्वेश्चन कर लिए, बाकी सब तुम लगा दोगे यार। ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब तुम्हें मैं लल्लू प्रॉब्लम होमवर्क के लिए देना चाहता हूँ, एक लल्लू प्रॉब्लम तुम्हें मैं होमवर्क के लिए देना चाहता हूँ। अब ये जो सवाल है बबुआ होमवर्क सवाल, हैशटैग हैशटैग बबुआ होमवर्क सवाल, हैशटैग बबुआ होमवर्क सवाल, ठीक है। A plot of land in the form of a quadrilateral, one of its diagonal, ठीक है बोला है एक लैंड है, उसका जो डायगनल है, मान के चलते हैं ये कोई क्वाड्रिलेटरल, ठीक है मान, हमको क्वाड्रिलेटरल नहीं पता है कौन सा है यार। अब अगर मैं बोलूँ कि इसका डायगनल रेक्टेंगुलर डायगनल तो इक्वल होता है। अब बोले इस क्वेश्चन में कि एक डायगनल 320 मीटर लंबा है, 320 मीटर लंबा है, ठीक है। अब उन दोनों से अलग अलग डायगनल की लेंथ भी दी है उसमें, तो ट्रेपेजियम ही होगा, ट्रेपेजियम ही होगा। ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डायगनल है इसकी लेंथ 320 मीटर है, इस डायगनल से ये वाली जो लेंथ है ये लेंथ 30 मीटर की, सॉरी
75 मीटर की दूरी पे, और यहाँ से ये वाला 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि एरिया ऑफ प्लॉट क्या होगा, एरिया ऑफ प्लॉट क्या होगा। अब ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, मस्ट कमेंट बॉक्स में होमवर्क भेज तो आंसर लाइक करूंगा तुमको, ठीक है, ये वाला लाइक करूंगा। अरे लाइक का यार, ड्राइंग बढ़िया नहीं है, ट्राई करते हो। ये क्या हो गया है, लाइक करूंगा, चलो ठीक है। अब इस बार क्वेश्चन को देख लो, इस बार एक बार इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया 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 निकालना है, एरिया एरिया कैसे निकालेगा रे तू। अब मुझे नहीं पता यार कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, मुझको नहीं पता है। मैंने एक रफ डायग्राम बना दिया और तुमको दे दिया, रफ डायग्राम के थ्रू तुमको दे दिया, अब तुम बना के लाओ, इसका एरिया बताओ, मुझको इसका एरिया बताओ। तो मैं भी चेक कर लूँ यार, 70। एक क्वेश्चन देखने दे रहे भैया, अभी ट्रेपेजियम है या क्या है मुझे नहीं पता है, मैं तुमको ऑप्शन दे दे रहा हूँ, ये क्या हो सकता है ट्रेपेजियम, तो मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ, चलो ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम पे ये सवाल बनेगा, या फिर रोम्बस पे बनेगा, या फिर स्क्वायर पे बनेगा। अब इस सवाल को वही बच्चा दे पाएगा जो अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर को अंडरस्टैंडिंग कर लिया, नहीं तो फिर से इसी सवाल में ये होगा, ये वाला होगा कि भाई हमको कुछ आया नहीं और 0 मार्क्स मिल गया, और 0 मार्क्स मिल गया, तो ये नहीं मिलना चाहिए, ये वाला मार्क्स नहीं मिलना चाहिए। ओके चलो, अरे 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 फिर लग गया, अरे 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 अब सही, चलो अब यहाँ पे अब हमने सारे जितने जितने भी थे हमारे टोटल पेरीमीटर समझ लिया, पेरीमीटर समझ लिया। अब हम समझते हैं अबाउट द सरफेस एरिया, सरफेस एंड सरफेस एंड वॉल्यूम के बारे में, सरफेस एरिया। पहले हम एक क्यूबॉइड के बारे में कि क्यूबॉइड में हमको सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। ये ऐसे लिखूंगा टोटल सरफेस एरिया को ऑफ क्यूबॉइड, इसमें क्यूबॉइड में हमारे पास क्या क्या हो सकता है, लेंथ हो सकता है, ब्रेथ हो सकता है, एंड देन हाइट हो सकता है। यही सारे हमारे पास कुछ कुछ सब बढ़िया रहेगा। चलो ये रहा एक रेक्टेंगल, ये रहा 2 रेक्टेंगल, ये क्या हो गया जादू, ये हो गया जादू, ये हो गया जादू। अब इस रेक्टेंगल में लेंथ है ये, ब्रेथ है ये, एंड हाइट है ये, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है ठीक है। अब इसमें कितने लेंथ हो गए, कितने लेंथ हो सकते हैं, आई थिंक यही होगा टॉपिक तुम्हारा। लेंथ इसमें दो हो सकते हैं, एक लेंथ ये एक लेंथ, पहले हम नीचे वाले का निकालते हैं। ओके नीचे वाले, यहाँ पे नेमिंग करूंगा यार, तुम सोचोगे यार भैया जी इतना हार्ड है कैसे निकाले। चलो नीचे वाले का एरिया निकालना आता है, मैं लिखता हूँ नीचे वाले का एरिया, बाकी मास्टर से मैं अलग होता
ABCD ऐसे करके समझाओ, कुछ समझ नहीं है भाई, भागो। दूसरा फिर जाओ यूट्यूब पे, दूसरा सर्च करो कौन सा मास्टर। अब ये मास्टर बहुत बढ़िया है, समझते हैं। अब नीचे का एरिया, ये वाला नीचे का एरिया क्या है? रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल का, यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, हमको पता है, आगे पढ़ाइए मास्टर साहब। ठीक है, हमने समझ लिया, हमने समझ लिया। एरिया नीचे वाले का निकाल लिया। अभी इधर भी ऊपर भी होगा, ऊपर वाले का, ऊपर वाले का, ऊपर वाले का एरिया क्या हो सकता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। साइड वाले का क्या हो सकता है? एक इधर साइड होता है, एक उधर साइड होता है। एक ये वाला, ये वाला, ये और एक ये इधर। दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल से बता, एक उधर वाला ट्रायंगल, एक इधर वाला। तो मैं इसको बोल देता हूँ फर्स्ट और इसको बोलता हूँ सेकंड। फर्स्ट साइड का एरिया क्या हो जाएगा? ये क्या है? ये लेंथ है और ये हाइट है, लेंथ इंटू हाइट। सेकंड वाले का क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू हाइट। एक इधर साइड वाले का, एक इधर। मैं बोलूंगा इसको बगल फर्स्ट, इसको ना बगल सेकंड। अब बगल फर्स्ट, बगल सेकंड, बगल फर्स्ट साइड एंड सेकंड। ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या हो जाएगा? सॉरी, ब्रेथ इंटू हाइट मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ इंटू प्लस 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 ब्रेथ इंटू हाइट। ये क्या हो जाएगा? ठीक है, चलो पहले सेकंड वाला ये रहा, आसानी से समझेगा, आसान तरीके से। अब TSA में इसकी टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सबको प्लस कर देते हैं, सबको प्लस कर देते हैं। L इंटू बी प्लस L इंटू बी प्लस बी, सॉरी, L इंटू एच प्लस L इंटू एच प्लस बी इंटू एच प्लस बी इंटू एच। ठीक है, अब यहाँ पे लेंथ था यार, ये एल बी एल बी प्लस एन एच। उसके बाद तुम बोलोगे एन एच प्लस एन एच प्लस बी एच प्लस बी एच। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे दो बार रिपीट हो गया है, यहाँ पे भी दो बार रिपीट हो गया है, यहाँ पे भी दो बार। तो अगर इन सबका सम करेंगे तो 2LB हो जाएगा प्लस 2LH हो जाएगा प्लस 2BH हो जाएगा। 2 को कॉमन लेंगे तो 2 इंटू L प्लस बी प्लस L, 2 इंटू L यही फॉर्मूला है क्या? सही है, चलो चलो। LH प्लस BH, या फिर लिखो तो 2 इंटू L प्लस LB प्लस BH इंटू, सॉरी, 2LB प्लस BH प्लस HL, 2LB प्लस BH प्लस HL। और हमारा एक और होता है लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। मान लो कि ये एक वॉल हो गया, ये एक वॉल हो गया, इधर इसके इधर साइड वाला वॉल हो गया, और ये इधर साइड। ये क्या हो गया रे भैया? समझ में कुछ नहीं आया भैया, समझा देना रे, एक बार और समझा दीजिए भैया, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अब देखो, साइड वाला, पहला साइड वाला, दूसरा साइड वाला, बगल वाला और दूसरा बगल वाला, यही होता है लेटरल सरफेस एरिया, चार दीवारों को का एरिया। अब इसका सिंपल सा LSA का होता है ऑफ क्यूबॉइड। अब सिंपल सा फॉर्मूला, फॉर्मूला तुमको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, तो एग्जाम है, किसी का कल होगा, किसी का परसों होगा, फॉर्मूला रट्टा मरवा दे रहा हूँ। फॉर्मूला मैं तुम सबका रट्टा मरवा दे रहा हूँ, ठीक। अब देखो यहाँ पे LSA ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला मैं तुमको रट्टा मरवाने वाला हूँ वो होगा 2H प्लस L प्लस बी। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6A स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4A स्क्वायर। और सब स्क्वायर यूनिट में होगा, सब स्क्वायर यूनिट में होगा, सब स्क्वायर यूनिट में होगा। अब आई होप तुमको इतना तो रामबाण समझ में आ ही गया होगा, ये वाला तो कॉन्सेप्ट समझ में। अब वैसे ही तुम्हारा होमवर्क है कि तुम इसका भी बनाओ, डेरिवेट करो, डेरिवेट करो ये सबको, और हो जाए तो कमेंट बॉक्स में
फाइनल। ठीक है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, नोट करो यार। अब चलो, अब हम करते हैं क्वेश्चंस। अब करते हैं हम क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कराते कराते मैं थोड़ा गले में दर्द होने लगता है यार, तो उसके लिए पीना पड़ता है हमको पानी। और ये भी समझना है कि इसके अंदर कितना है पानी, इसके अंदर कितना है पानी, ये सब अभी समझेंगे, चिंता मत करो। ये क्या हो गया? लग रहा है जादू हो रहा है आज। चलो, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे वैसे पढ़ो, रिलैक्स हो, रिलैक्स। ठीक है। किसी किसी को सीनियर्स तुम्हारे बोलते होंगे कि क्लास 9th इतनी टफ है, उतनी टफ है, 10th इतना टफ है, उतना टफ है। मानता हूँ मैं 11th उतना टफ है, 12th मानता हूँ कि 11th और 12th, लेकिन 9th और 10th को मैं नहीं मानता टफ। पढ़ोगे सब इजी है, सब इजी। मेरे से मैथ साइंस की क्लास ले रहे हो ना, चिंता मत, 100/100 आएगा, 100/100 आएगा। वैसे तो अभी हमने क्लास इस वाले चैनल पे हमने कुछ कुछ लेक्चर्स ही किए थे। अगले चैनल पे जो हमारे क्लास 9th आने वाला है, उसको बहुत मस्त तरीके से शुरू किया जाएगा। एनसीईआरटी को कैसे रीड करना है, क्या करना है, ऑल इन वन वीडियो, इन नेक्स्ट वीडियो। अब चलो क्वेश्चंस करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर, द पेंट इन ये देखो ध्यान से, दिखाई दे रहे हैं? द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट अ एरिया ऑफ दिस। ठीक है। अब पेंट जो है हमारे पास है, इसको इसके एरिया, इसकी द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया ऑफ दिस। ठीक है। हाउ मेनी ब्रिक्स with dimension this can be painted out of this container। ठीक है। अब बोल रहा है कि हमारे पास पेंट इतने हैं, हमारे पास पेंट है कि इससे हमको एक एरिया को पेंट कर सकते हैं। ओके, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन दिस इज दिस कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। ठीक है, ठीक है। अब पेंट करने के लिए एरिया, पेंट करने के लिए जो पेंट है, पेंट सर्टेन कंटेनर, पेंट इज सफिशिएंट टू पेंट in a certain container is sufficient to paint an area of 9375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना स्क्वायर। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि इतने एरिया में कितने ब्रिक्स को ये पेंट कर सकता है। जो पेंट इस कंटेनर में है, इतने ही एरिया में ये कितने ब्रिक्स को पेंट कर सकता है। और ब्रिक्स का यहाँ पे हमारे पास पूरा मतलब कि लेंथ ब्रेथ हाइट देती है ब्रिक्स, ब्रिक का यहाँ पे लेंथ दे दिया है, ब्रेथ दे दिया है, हाइट दे दिया है। अब एक ब्रिक ड्रॉ कर लेते हैं, हमको पता है कि ये हमारे पास एग्जाम में ड्रॉ कर लेना, ये हमारे पास कौन क्या है, ये क्यूबॉइड से। लेंथ इसके पास है 22.5, ब्रेथ है 10 सब सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर, एंड 7.5 सेंटीमीटर हाइट। ये है 7.5, 10 सेंटीमीटर, दिस इज 22.5। अब मैं इसका पहले एरिया निकालता हूँ, तभी तो एक ब्रिक उसमें जाएगा। मान लो ये पूरा एरिया है, मान लो कि पूरा एरिया, अब इस ब्रिक को, एक ब्रिक यहाँ पे जाएगा तो इसका हमको एरिया पता होना चाहिए। अब यहाँ पे 1000 ब्रिक आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं हमको पता नहीं, तो इसका एरिया पता होगा तभी तो हम बताएंगे कि इसका इतना एरिया है, और ये हमको इसका एरिया पता है, इसे डिवाइड करना पता चला कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स है। हो दैया, दिमाग में बत्ती खुल गई। ठीक है, चलो अब इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, लेट
लेटरल मत निकालना, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, टोटल निकालेंगे तब तुमको पता चलेगा कि पूरा ब्रिक कितना कवर अप कर रहा है। लेटरल निकालने से इसमें फायदा नहीं है, इसमें फायदा नहीं है। ओके ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकाले ऑफ ब्रिक, तो हमारे पास आया 222.5 इंटू एच प्लस 110 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल प्लस एच एल, ठीक है, प्लस एच एल, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्या, टोटल सरफेस एरिया। अब इतना पेंट करना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं जितना हो सकता है, इतना लेंदी कैलकुलेशन सॉल्व करने का मन नहीं करता, लेकिन करना पड़ेगा यार, नंबर लाने तो करना पड़ेगा, ये सैक्रिफाइसेस करने। अब ये 7.5 हो, सही है क्या, सही है कि नहीं है, सॉल्व करूँ, करने का मन तो नहीं कर रहा, करना तो पड़ेगा। 0.5 प्लस 7.5, 5 5 या 25, 2 5 5 25, 5 2 5 10 11 12 1 5 10 11 7 5 35 3 7 2 14 17 1 7 2 4 15 1, ठीक है, 5 7 8 6 1, ये हो जाएगा इतना। अब देखो ये कितना आया, 168.75, ठीक है, प्लस 225, ये हो जाएगा 75 प्लस 3893 प्लस 75, 0.75897, कितना होता है, 6468.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको तुमको क्या करना है, जो एरिया है इससे डिवाइड कर देना है, मतलब कि 9375 स्टेटमेंट लिख लेना को हमको 468.75 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं क्या आंसर सही है, करो तुम, सॉल्व करो, सॉल्व करो, इतना भारी कैलकुलेशन जब तक करोगे नहीं तो आंसर आएगा नहीं तुम्हारे पास। सॉल्व करो इसको, 11.2 का ठीक 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 है भैया, ठीक हो गया, ओके। हम क्वेश्चन अब जा रहे हैं सर्च करने, सॉरी, ठीक है, तो हमने यहाँ पे आंसर सर्च कर लिया अपना, ओके। जो आंसर हमने बुक से देखा, मैच किया, तो सही है, इसका 2 कर देना बस, आ जाएगा आंसर तुम्हारे पास 10 6। ये सिंपल सिंपल हमारे क्वेश्चंस हैं यार, इतने सिंपल बच्चे जैसे क्वेश्चंस, अगर उसमें एक भी तुम्हारा फॉर्मूला से एक भी स्टेप चूका होता ना, तुम्हारा छूट गया होता, आई एम डैम श्योर दैट योर आंसर शुड बी रॉन्ग, दैट योर आंसर विल बी रॉन्ग। समझ में आया? अब इतना आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तो तुमको समझ में आ ही गया होगा, ये वाला क्वेश्चन तो तुमको समझ में आ ही गया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन, क्यूबॉइड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया तो तुम निकाल ही लोगे, टीएसएल से निकाल लोगे, टीएसएल से एग्जाम में मत लिखना, तो भैया रे नंबर कटेंगे भैया भैया, ठीक है। और हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस, एक दिया है, रेशियो में दिया है 4:3 रेशियो, अब देखो कितना पागल बना रहा है, रेशियो इसमें दिया है और इसका एरिया दे दिया है, टोटल टीएसए दे दिया है हमारे पास। अब बोल बोल रहा है कि बताओ, तो अब तुम क्या करो कि 4x प्लस 3x प्लस 2x ले लो, अब इसका इन मल्टीप्लाई करें, टीएसए का फॉर्मूला डाल के इक्वल टू में सार निकाल लो, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, उसको पुट कर दें 4x 3x और 2x, आंसर निकल जाएगा, सिंपल। ठीक है ठीक है ठीक है, एक यार बहुत मस्त वाला मिल नहीं रहा, वॉल्यूम, फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कब से बीच में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज दिस, ओके,
ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टोटल सरफेस एरिया दिया है हमारे पास। फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अभी हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। अरे बहुत आसान चैप्टर है यार ये। द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है हाँ ये मस्त सवाल है। फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, एक रेक्टेंगुलर हॉल है, इसका जो फ्लोर है, ये फ्लोर जो है, इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर वो दिया है 200 मीटर, वो दिया है 200 मीटर। इफ इट्स हाइट इज 5 मीटर, फाइंड द cost of painting its 4 walls। ये क्वेश्चन तो भाई कमेंट में कर, ये तगड़े तगड़े क्वेश्चन तो कमेंट में जान दीजिए, नहीं आएगा कमेंट करने, नहीं आ रहा इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाए। अब यहाँ पर हमने टोटल हमारा मेंसुरेशन हमने समझ लिया, टोटल नहीं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। मान लो मैं वॉल्यूम अगर निकालूंगा क्यूबॉइड का, तो क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। वही क्यूब का, उधर साइड क्यूब का निकालो तो क्या होगा, साइड का क्यूब कर दो, हमारे पास निकल जाएगा वॉल्यूम। ऐसे ही निकलता है यार। थ्रू these all methods we can find the volume of cube and volume of cuboid, volume of cube and volume of cuboid। समझना है? ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे तो कुछ सवाल देख लेते हैं, सवाल जवाब क्या क्या है हमारे पास। क्वेश्चंस टाइम मुझको लग रहा है कि अगले वीडियो में ही लाना पड़ेगा, और अगले वीडियो में ही मैं तुम्हारे लिए मस्त सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सब अगले वीडियो, इन सबको एक्सप्लेन करके और समझाया जाएगा। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैंने ऑल इन वन बोला, लेकिन वो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना यार, वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तुम मतलब कि वो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए अभी हमने यहाँ तक समझ लिया। अगले वीडियो में पार्ट 2 में मैं लेके आऊंगा मेंसुरेशन का केवल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, या फिर बोलो तो इनवर्स प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन। अब जो डायरेक्ट मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ एक गाड़ी की स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है 2 घंटे, जब गाड़ी मतलब कि एक बार स्टार्ट हुई 2 घंटे चली तो 30 मीटर पर सेकेंड तक, नहीं नहीं रुको रुको, 30 मीटर पर सेकेंड से किसी गाड़ी ने 30 किलोमीटर कवर किया। अब अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूं, मान लो 40 किलोमीटर पर, तो एजम्पशन हम ले रहे हैं 40 किलोमीटर हो जाएगी, मतलब कि स्पीड बढ़ रहा है तो हमारे पास डिस्टेंस बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ रहा है। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, प्रोपोर्शनल। मतलब कि जैसे जैसे स्पीड ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा, स्पीड कम distance कम। लेकिन वही हमारे पास टाइम के केस में, जब स्पीड ज्यादा होगा टाइम कम होगा। इसका मतलब कि जो स्पीड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम, स्पीड ज्यादा टाइम कम, टाइम ज्यादा स्पीड कम। ये होता है। मान लो कि टाइम है तुम्हारे पास 2 घंटे तक गाड़ी चल रही है और 10 ही मीटर पर सेकंड पे चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी पर, बढ़ ही नहीं रही है, बढ़ ही नहीं रही है, बढ़ ही नहीं रही है, कम। मान लो कि तो धीरे धीरे ब्रेक मारते जाए, ब्रेक कम होते जाए, तो बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा कर रही है तो स्पीड भी उसका मतलब उससे ज्यादा ही है। या फिर कोई और एग्जांपल देखते हैं। यही चीज, यही बात
यही सारे कॉन्सेप्ट हैं हमारे डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस में। समझ में आ रहा है? ठीक ठीक है ठीक। वैसे ही एग्जांपल ले लिए, अगर प्रोडक्ट जैसे मान लो कि मैं कोई चावल खरीद रहा हूँ, राइस खरीद रहा हूँ, अगर इस चावल का 1 kg दाम जो है वो है 200 रुपये, तो अगर 2 kg खरीदूंगा तो 400 रुपये हो जाएंगे। ऐसे ही होगा, मतलब कि जैसे जैसे हम क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे दाम भी इंक्रीज होता जाएगा। डिक्रीज नहीं कर रहे इसका मतलब इन्वर्स नहीं, डिक्रीज नहीं कर रहे इसका मतलब कि वो इन्वर्स नहीं, वो डायरेक्ट। इससे मैं ये कह सकता हूँ कि मान लो कि x1 y1 के रेशियो में कोई x2 y2, तो इसमें ये इससे अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो x1 y2 होगा और x2 y1 होगा। लेकिन वही अगर हम इनवर्स के केस, ये जो केस था हमारा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब कि इनवर्स के केस में देखें तो क्या होगा कि x1 y1 के रेशियो में तो होगा, x2 y2 के रेशियो में तो होगा, लेकिन x1 मल्टीप्लाइड बाय y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाइड बाय y2, ऐसा होगा हमारा जो भी हमारा कॉन्सेप्ट होगा इस पर बेस, उसके हिसाब से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इन सारे टॉपिक्स के हिसाब से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना। आई होप इतना तो समझ में आया, इतना तो समझ में आया, इतना तो समझ में आया होगा, कम से कम इतना तो समझ में आया। 2 मिनट रुकना है यार, मार्कर के इंक में इंक थोड़ा डाल दीजिए, मार्कर मार्कर में थोड़ा इंक डाल दिया जाए। ठीक, चलो 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 चलो, अरे चलो चलो, ठीक ठीक ठीक, ठीक है ठीक है। अब ध्यान से देखो, 2 मिनट हो गया, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। चलो अब देखो, यहाँ पर हमने रेशियो, अब क्वेश्चंस करते हैं। पहले मैं इन सारे रेशियोज को यहाँ पे लिख लेता हूँ, डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, साइड है उसके हिसाब से डायरेक्ट, डायरेक्ट के लिए क्वेश्चन उसके हिसाब से। डायरेक्ट में अगर क्वेश्चन आता है तो x1 y2 करना है इज इक्वल टू x2 y1 करना है, ठीक। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में आता है तो x1 y1 करना है इज इक्वल टू x2 y2 करना है। ये रेशियो अगर तुमको याद है, ये रेशियो समझ लियो तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन डायरेक्ट और इनवर्स का बन जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे पहला एक क्वेश्चन बोलता है कि 12 men कैन डिग, इतना मीटर दे दिया, कैन, अरे कैन डिग 12 men, इसके लिए एक चार्ट बना दिया जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे तुम मस्त अपना लिखो नंबर ऑफ मैन, दो देंगे, दो क्वांटिटी देगा अभी। अब बोला 12 मैन कैन डिग 7, राइट 1/2 meters लॉन्ग ट्रेंच इन 1 day, ठीक है। हाउ मैनी मैन बी एम्प्लॉयड फॉर डिगिंग 30 meters लॉन्ग ट्रेंच इन 1 day, ठीक है। नंबर ऑफ मैन और ट्रेंच बोल रहा है, लॉन्ग ट्रेंच, नंबर ऑफ मीटर्स ऑफ लॉन्ग ट्रेंच, ट्रेंच। तो, तो ऐसा ये जो हमने यहाँ पे बनाया है, वी आर मेड दिस होल दिस होल बॉक्स, इसको तुमको इनवर्स में भी ऐसे ही बनाना है, डायरेक्ट में भी ऐसे ही बनाना है। दिमाग बदल दे रहा हूँ, क्या करना है। अब जैसे कि मैन दिया है हमारे सवाल में 12, ठीक है, 12 मैन, ठीक है,
यहाँ पे मैं 12 मैंने यहाँ डाल दूंगा, और वो काम करते हैं कितने ट्रेंच, 7 1/2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 70 40 15/2 मीटर्स, ऐसे भी लिख सकता हूँ। और एक और है, उसके बाद बोलता है कि हाउ मैनी मैन, तो मान लेते हैं मैन टू बी एक्स, कि वो 30 मीटर पूरा जो है वो कर ले, 30 मीटर लॉन्ग ट्रेंच को वो बना ले, 30 मीटर लॉन्ग ट्रेंच वो बना ले। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने लेट द नंबर ऑफ मैन बी एक्स माना, लेट द नंबर ऑफ मैन बी एक्स माना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे 12 है, अब 12 आदमी है तो थोड़ा कम मीटर, मतलब कि कम काम कर पा रहे हैं एक ट्रेंच को ना। अगर हमको ज्यादा काम करवाना है तो ज्यादा आदमी चाहिए, मतलब कि ज्यादा आदमी ज्यादा काम, कम आदमी कम काम, डायरेक्ट है, समझ में आया, डायरेक्ट इतना समझ में आ गया। इसका मतलब कि यहाँ पे 12, पहले यहाँ पे क्वेश्चन में तुमको सॉल्यूशन में ये सब तो तुम बनाओगे, बनाओगे सॉल्यूशन, मुझे पता है तुमको बनाना पड़ेगा ही, बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखना तुम कि नंबर ऑफ मैन यहाँ पे दिए हैं, एंड देन ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के हिसाब से, हेंस द होल कॉन्सेप्ट डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, जो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास, और रेशियो ऐसे निकलता है, तो उसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे 12/15/2 इज इक्वल टू x2 क्या है, x/30। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं, आ जाए सॉल्व करते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, अकॉर्डिंग टू x1 y1 होगा, x1 y1 y2 सॉरी, x1 y2 इज इक्वल टू x2/15, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में 12 × 30 × 2/15 इज इक्वल टू x, दो बार कट गया, तो 2 जा 4 48 आया x की वैल्यू क्या आ गई भाई, 48। इसका मतलब x की वैल्यू जब 48 क्या आई, नंबर ऑफ मेंस, यहाँ पे हमारे पास 48 निकल गया, ये मेंस थे हमारे 48, आंसर आ गया। इतना सिंपल क्वेश्चन है यार, इतना सिंपल क्वेश्चन है, एक बार मैं आंसर चेक कर लूँ क्या, एक बार मैं आंसर चेक कर लूँ क्या, कर लेते हैं भाई, क्योंकि हमेशा किसी पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपने आंसर पे कॉन्फिडेंट रहो, एग्जाम में रहो, एग्जाम में रहो, लेकिन जब भी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो, कुछ भी सॉल्व कर रहे हो, तो मैं भी और कोई भी 9th 10th 11th की एक्सरसाइज सॉल्व करता हूँ मैं, तो क्या करता हूँ, पहले उनको सबको मतलब कि एनालिसिस करता हूँ, पहले मैं बनाता हूँ, उसके बाद ऐसे ऐसे मतलब कि क्या करता हूँ कि आंसर से करता हूँ, एंड अलग अलग पेन से एंड टॉपर स्टिक सब सब्जेक्ट, चिंता मत करो, सब समझेगा 9.1 का। हाँ सही है, चलो सही है। यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एक क्वेश्चन हो गया ना भाई, बहुत बढ़िया, ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। मैं बोलूँ भाई बहुत बकवास चैप्टर है ये चैप्टर बहुत बकवास है, लेकिन कुछ रेफरेंस बुक में भाई टाइम एंड वर्क आ जाता है, वो थोड़ा मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट हमेशा एनसीईआरटी के थ्रू तो हमको डायरेक्ट और इनवर्स सिंपल समझना है। अब इनवर्स में क्या बोलता है, चलो इनवर्स देखते हैं। 20 men कैन रिप द हार्वेस्ट इन 25, मतलब बोल रहा है, चलो ये कोई और कोई बढ़िया सवाल करते हैं, चलो 35 cows कैन क्लियर अ फील्ड बाय ग्रेजिंग, ठीक, नंबर ऑफ काउज कैन क्लियर अ ग्रेजिंग
in 15 days. Number of days grazed by the cows. Number of days can be cleared by cows. Number of days cows can clear a field by grazing. ऐसा बॉक्स मैं तुमको बोला था तुम बना लेना. सॉरी ब्रो, सॉरी ब्रो, सॉरी ब्रो. ये बॉक्स ठीक है मान. अब यहाँ पे 35 काउज हैं, 15 दिन में कर रही है. एंड बोल रहा है हाउ मेनी काउज विल ग्रेज इन 7 days. अरे वाह, ये कौन सा सवाल है, सोच के देखो एक बार. डायरेक्ट है कि यूनिवर्स. ज्यादा काउज थे तो कम है? समझ में नहीं आ रहा है क्या है. तुमको समझ में आया क्या? बताओ क्या है. वीडियो पॉज करो बताओ. ज्यादा काउज कम दिन काम कर. इससे हमको देखना है इससे. अगर यहाँ पे हमारे पास कम काउज होंगे तो कम दिन काम करेंगे. ज्यादा काउज तो ज्यादा दिन काम कर रहे हैं. कोई हमको ऐसे सोचेगा. वो क्या करेगा कि भाई नंबर ऑफ काउज ज्यादा हैं, ठीक है, ज्यादा दिन है, ये तो मुझे ज्यादा दिन दिखाई दे रहे हैं. कम दिन हो गए, कम काउज होंगे. बात तो तुम्हारी सही है. अब एक बार डायरेक्ट से करके देखो. तुम क्या करोगे, 35/15 लिखे, x/7 किया बिना सोचे समझे, 35 × 7 डिवाइडेड बाय 15 किया, अब सॉल्व किया. अब भैया जी बोल ये पॉइंट में आ रही है कैसे हो गया. तो ये मेथड गलत है क्योंकि हम ये इनडायरेक्ट 35 × 7 करो. नहीं, 35 × 15/7. 7 5 35, 5 है 75 काउज. इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हाउ मेनी काउज विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 7 days. अब कितने काउज इस फील्ड को 7 दिन में निपटा देंगे, 7 ही दिन में निपटा देंगे. उस वाले क्वेश्चन देखे थे क्या बोला था कि 12 मैन है इतने में और 30 मीटर करना है. ज्यादा है, ज्यादा मीटर मतलब कि मीटर 715/2 मीटर है, इसके लिए इतने आदमी लग रहे हैं. अब और थोड़ा ज्यादा मीटर हो गया तो उसको ज्यादा करेंगे. यहाँ पे है, यहाँ पे 15 दिन में कोई जो काउस है वो 15 दिन में क्लियर कर दे. ठीक है, 15 दिन में वो क्लियर कर दे. अब जैसे ही काउस जैसे ही 15 दिन में क्लियर करती है, टोटल इतने काउस लगते हैं. और 7 ही दिन में क्लियर करवाना है तो और ज्यादा चाहिए. 7 ही दिन में क्लियर करवाना है तो ज्यादा चाहिए. कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है. मतलब कि इसमें काम हमको जल्दी करवाना है, 7 ही दिन में करवा देना है, बोल रहा है क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज सेइंग हाउ मेनी काउज विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 7 days. ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. वर्किंग 5 hours a day, सुरेश कैन टाइप अ बुक इन 27 days. एक और क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सुरेश है, एक फिर वही आर्ट्स है, आर्ट्स और नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज. बोले सुरेश जो है वो 5 घंटे काम करता है तो 27 दिन में वो एक बुक पूरा कंप्लीट करता है लिखते. अगर इफ ही वर्क टू फिनिश द सेम बुक इन 9 days, अगर उसको 9 ही दिन में सारे कर तू तो फिनिश करना है, बोला फिनिश काम खत्म कर दो भाई इसका, 9 ही दिन में तुम पूरा अपना काम निपटा दो, बात खत्म भैया. अब देखो यार यहाँ पे कम मतलब कि कुछ घंटे काम किया तो उसने कितने 5 घंटे काम किया तो बस. अब बोल रहा है कि मुझको 9 ही दिन में काम चाहिए. मतलब कि इसमें क्या होगा
इसमें ज़्यादा दिन में काम करेगा और कम दिन, ये ज़्यादा हो जाएगा और ये कम हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या? एक और अल्टरनेटिव अप्रोच होता है, इधर मैन लिखो, इधर डेज लिखो। नहीं, हाँ ऐसे ही होता है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही होता है। बोलता है 27 दिन। रुक रुक रुक, रुक। वो मैन डेज लेके काम करता है, कुछ भी लिखो, मैन डाल दो, डेज डाल दो। यहाँ पे हमारे पास क्या है? आवर्स है और डेज। अब बोलता है डेज कितने हैं, कितने? 27 और 9। ठीक है। आवर्स कितने कितने घंटे में, ये कर ले रहा है हमारा 5 घंटे में एक्स। मतलब कि ये देखो भाई, कुछ समझ में आ रहा है तुमको? कुछ यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? इसमें हमारे इस क्वेश्चन में हमारे साथ क्या हो रहा है? एक्स हमेशा भाई नीचे ही रखना है इस वाले ऑल्टरनेटिव अप्रोच में। 27 दिन काम करता है, 5 घंटे देता है, 9 दिन में काम करेगा तो और ज्यादा घंटे चाहिए। मतलब कि ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नंबर ऑफ डेज ये ज्यादा हो जाएगा, यही होगा, यही होगा। अबे उल्टा क्यों लगा रहा है रे भैया? उल्टा तो क्यों लगा रहा है? समझ में आया? कुछ दिमाग की बत्ती खुली। अब जो नीचे है उसको ऊपर ऊपर नीचे करना है, सबको ऊपर नीचे करना है। जो ऊपर गया है, ऊपर गया है उसको ऊपर ही रहने दो। जो नीचे गया x/5, तो उसे मल्टीप्लाई करो उसको, 3 सॉल्व कर दो, बात खत्म, बात तमाम। ऐसे ही करना है ये। तो आई होप तुमको डायरेक्ट इनवर्स पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, मेंस्ट्रुएशन पार्ट 2। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।